स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, देश का सबसे छोटा राज्य गोवा, वहां पर कुछ हो रहा है। आई एम श्योर कि कल से लगातार आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि विदेशों से अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर्स गोवा पहुंच रहे हैं, चाहे वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हों, और स्पेशली चर्चा हो रही है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहली बार 12 साल में कोई फॉरेन मिनिस्टर भारत के जमीन पर आया है। तो बेसिकली क्या है, आपको पता होगा, SCO समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज मेंबर हैं और भी कई सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, लेकिन 8 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास है। तो भारत ने बाकी के 7 जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका स्वागत गोवा में किया और इसीलिए इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन आज दूसरा दिन 5 मई को क्या होता है, एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और ग्रीट करते हैं। तो यहां पर आप ये पिक्चर देखोगे, बड़ा ही देखने वाला था, क्योंकि काफी चर्चा हुई है सुबह से इसको लेकर। क्या हो रहा था कि बिलावल भुट्टो जैसे ही स्टेज पर आ रहे थे, एस जयशंकर साहब उनको इनवाइट कर रहे थे, तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो कुछ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मतलब कुछ वैसा सा लग रहा था। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। तो यहां भी आप देख पाओगे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी बेसिकली नमस्कार किया था। तो एक प्रकार से नमस्ते डिप्लोमेसी इसको बताया जा रहा है, जो कि भारत के द्वारा प्ले की जा रही है। लेकिन यहां पर एक और चीज हुआ है कि जब एस जयशंकर साहब बयान दे रहे थे समिट के दौरान, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया, नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या बोला गया है, किन किन मुद्दों को लेकर, क्या इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज शाम 6 बजे से हमारा ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सब कुछ तैयारी एक सिंगल बैच में कराई जाती है। तो आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा कोई भी आपको एनसीईआरटी बैच हो गया, 2025 का बैच है, ईपीएफओ का क्रैश कोर्स, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हुई है। देखो, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने यहां पर कुछ बयान दिया SCO समिट के दौरान। जो फॉरेन मिनिस्टर की SCO समिट चल रही है गोवा के अंदर, वहां पर उन्होंने टेररिज्म को लेकर बयान दिया। अब देखो क्या होता है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यह लिखा हुआ है, यह बोला गया है कि आप बाइलैटरल मुद्दा नहीं उठा सकते। अब आपको पता ही है, भारत भी SCO का मेंबर है, पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। तो भारत, देखो, टेररिज्म का मुद्दा डायरेक्टली पाकिस्तान को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकता, हम बायलैटरल मुद्दा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप देखोगे ना, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक मेन मकसद है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड चीजें हैं उसको खत्म करना। तो इसी को कहीं ना कहीं लेते हुए एस जयशंकर साहब ने बोल दिया, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म, इसको हमें पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। अगर आप उनका पूरा बयान देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि इस समय जो दुनिया है वो कोविड से जूझ रही है और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं उससे जूझ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो टेररिज्म का खतरा है ये अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि किसी भी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए टेररिज्म को लेकर। आपको पता ही है, भारत हमेशा से ये बात उठाता रहता है पाकिस्तान के संदर्भ में कि देयर इज नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। तो यहां पर टेररिज्म को लेकर आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली, आपको पता ही है, भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की आर्मी, सरकार, ये लोग जानबूझकर भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने की कोशिश करते हैं। और SCO का मेन मैंडेट, ओरिजिनल जो मैंडेट है वो यही है कि टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करना। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर साहब ने एक तरह से पाकिस्तान को साफ साफ, क्योंकि अब ये बड़ी बात हो जाती है, यहां पर बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं, सामने हैं, और वो भारत के दौरे पर आए हैं। 12 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए, तो ये बयान देना एक बड़ा बात हो जाता है। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था नमस्ते डिप्लोमेसी की, ये आप देख सकते हो, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो के साथ ही नमस्ते हुआ, बाकी जितने भी आप देख पा रहे हो ना, जैसे कि जो आपका रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हो गए, बाकी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर हो गए, उन सबसे यहां पर जब ग्रीट कर रहे थे एस जयशंकर जी, तो वो नमस्ते के फॉर्म ही कर रहे थे। और यहां पर 2 दिन का पूरा ये समिट चल रहा है, 4 में कल ये खत्म हो गया
आज 5 में है, आखिरी दिन है और बेसिकली गोवा के अंदर हो रहा है। टोटल 8 कंट्रीज हैं, तो इसके जो बाकी के 7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको भारत ने वेलकम किया। अगेन ये वाला भी पिक्चर आप देख सकते हो, 8 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं। इस तरह से जो पूरा फोटोज वगैरह हैं वो हो रहा था। अब देखो, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये बनाया गया बेसिकली 2001 में, और इसका जो मेन मैंडेट आप अगेन देख पाओगे, म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में आपको मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि कितने टोटल कंट्रीज थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में इसका नाम हुआ करता था शंघाई 5 ग्रुप, और ये 5 कंट्रीज थे, आप देख सकते हो 1996 से। उसके बाद उज्बेकिस्तान ऐड हो गया और भारत पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया था। यहां पर अगेन आप देखोगे ना, तो ये 4 जो देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये बेसिकली 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें से ईरान और बेलारूस, ये जो 2 देश हैं, ये फुल मेंबर, ये भी मेंबर बनने वाले हैं इसी साल। ये पूरी तरह से मेंबर बन जाएंगे। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, देखिए जब हम मेंबरशिप की बात करते हैं ना, तो चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज तो सबको याद होगा, लेकिन बाकी के जो 4 कंट्रीज हैं वो ध्यान में रखना है। ये 4 कंट्रीज कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। और यहां पर ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये इसका मेंबर नहीं है। तो बेसिकली आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सेंट्रल एशिया के अंदर तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है और बाकी के चारों देश एससीओ के मेंबर हैं। लेकिन यहां पर मैं आपका फोकस दूसरी तरफ लाना चाहता हूं। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, 2001 के बाद से एससीओ में कोई भी मेंबर नहीं बना था। फाइनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चीजें आपको समझने की जरूरत है ओवरऑल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। देखो क्या हो रहा था ना कि 2014-15 के समय, क्योंकि शी जिनपिंग जब राष्ट्रपति बने चाइना के 2013 के आसपास वो बने थे राष्ट्रपति, तो उसके बाद से उन्होंने अपना एक पेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम आपको सबको पता होगा, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहां पर क्या है, ये जो आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देख रहे हो, ये 5 ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे और आज भी रशिया का बहुत ज्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। लेकिन शी जिनपिंग ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से यहां पर जो अपना इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसको ज्यादा करने की कोशिश की। अब इसकी वजह से रशिया को लगा कि अगर चाइना अपना विस्तार करता जाएगा तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इन सेंट्रल एशियन कंट्री से कम होता जाएगा। और कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने के लिए रशिया ने सोचा भारत को एससीओ का पार्ट बना देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, 2015 में भारत और पाकिस्तान दोनों को ऑब्जर्वर स्टेटस बनाया गया एससीओ के अंदर। 2015 में पहले हम ऑब्जर्वर स्टेटस, जैसे आज के डेट में ये अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, वैसे ही भारत और पाकिस्तान भी ऑब्जर्वर स्टेटस था। तो एक तरफ से रशिया पुश कर रहा था कि भारत को इसका मेंबर बनाना चाहिए, दूसरी तरफ से जो चाइना है वो पाकिस्तान को पुश कर रहा था, क्योंकि अगर रशिया भारत को लेकर आता है और दूसरी तरफ जो चाइना है वो फिर पाकिस्तान को लेकर आएगा, ताकि यहां पर एक बैलेंस बन सके। तो यही पूरा टसल एक प्रकार से आप समझ सकते हो, ये एक मेन मुद्दा था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान को एससीओ के अंदर शामिल किया गया था। फिर 2015 में ही क्या होता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 5 देशों का विजिट करते हैं और उसके 2 साल बाद 2017 में फाइनली भारत और पाकिस्तान को इसका फुल मेंबर बना दिया जाता है एससीओ का। अब इसका फायदा क्या हुआ है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो आपको याद होगा 2021 में अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो उसके बाद क्या था कि हम पूरी तरह से कट ऑफ हो गए थे, हमें चीजें समझ नहीं आ रही थी किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन यहां पर जो भी बातचीत हो रही थी, या तो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना, रशिया के साथ मिलकर हो रही थी। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर था, उसकी वजह से हमें यहां पर मौका मिल गया, जो भी कुछ होना है अफगानिस्तान में, जिस तरह से भी चीजें टर्न आउट होनी है, उसमें भारत भी दखल दे पाया, हमें चीजें पता चल पाई, अदरवाइज हम इससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का। तो ये सारी चीजें हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब जब आज बोल रहे थे, यहां पर कॉन्फ्रेंस चल रहा था पूरा, तब उन्होंने एक तो टेररिज्म को लेकर कहा, जो मैंने आपको पहले बताया, फिर थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर कहा है। बेसिकली क्या है, एससीओ का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है इस समय, एक है रशिया वाला लैंग्वेज और दूसरा है आपका चाइनीज। तो यही 2 लैंग्वेज हैं बेसिकली। अब यहां पर थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा इंग्लिश, और ये इनिशिएटिव लिया है भारत ने। भारत ने कहा है कि
आई होप कि जितने भी मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि इंग्लिश को भी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, ताकि बाकी की जो मेंबर कंट्रीज हैं जिनको रशियन और चाइनीज जो है नहीं समझ में आता, वो अच्छे से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जो एंगेजमेंट है वो और ज़्यादा डीप हो सके। तो आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बनने जा रहा है एससीओ का। फिर इसके साथ साथ एस जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान को लेकर भी कुछ कहा है। बेसिकली यहां पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसमें सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो अफगान लोगों का जो वेलफेयर है उसकी तरफ होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को हमें रोकना है, और साथ ही साथ जो वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उसको बचाने की कोशिश करनी है। तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर भी जो भी कुछ हो रहा है उसको कैसे संभाला जाए उसकी बातचीत की। खैर जो भी है, यहां पर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार सर इसका मतलब क्या है, मतलब कि एससीओ समिट के अंदर ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इसका पर्पस क्या है। देखो क्या होता है ना, जब भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट समिट होता है, जैसे कि एससीओ का जो हेड ऑफ द स्टेट का समिट होगा वो होगा आपका जुलाई में। अब जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको होस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो फॉरेन मिनिस्टर का हो रहा है तो एस जयशंकर साहब होस्ट कर रहे हैं। तो जुलाई के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और हो सकता है रशिया की तरफ से पुतिन तो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, चाइना की तरफ से देखना होगा शी जिनपिंग आते हैं नहीं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो आते हैं कि नहीं। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जुलाई के महीने में, ये ध्यान रखिएगा। तो जुलाई के महीने में ये जो हेड ऑफ द स्टेट का समिट होगा उसके जस्ट पहले यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली जब हेड ऑफ द स्टेट का समिट होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें कौन कौन से चीजों को हमें अडॉप्ट करना है। और फिर इसके साथ साथ जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट है वो क्या करेंगे कि ईरान और बेलारूस का जो फुल मेंबरशिप है एससीओ के अंदर उसको फॉर्मलाइज कर देंगे। जैसे कि पिछले साल अगर आप देखोगे फॉरेन मिनिस्टर्स का जो समिट हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में, क्योंकि उज्बेकिस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप थी। तो उस समय क्या था कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो वहां पर एनर्जी क्राइसिस, फूड शॉर्टेजेस, उसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो इस बार चर्चा थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप कि आपको इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेंट्रल एशिया में कौन से देश के अंदर भारत का इकलौता जो फरखोर एयरबेस है वो कहां पर है, कौन से देश में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, जो भी बैच आपको लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।